बायोलॉजी में कोशिका ना। कोशिका सब बायोलॉजी को कितने पार्ट में पढ़ना था? कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का पिता किसको कहते हैं? उल्टा बोल रहा। जूलॉजी जंतु विज्ञान अरस्तु, और बॉटनी पादप विज्ञान थियोफ्रेस्टस, और बायोलॉजी का सीधे तो अरस्तु। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे कोशिका। तो कोशिका की खोज अगर पूछा जाए सबसे प्रथम बार तो कौन किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में किया था। वो मृत कोशिका था। जीवित कोशिका का खोज लिमेनहॉक कब किया था? 1674 में किया था। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, अच्छा, कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? कोशिकीय द्रव्य। और जो केंद्र में जो द्रव्य भरा रहता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियस द्रव्य कहते हैं। अगर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाया जाए तो क्या चीज का निर्माण होता है? जीव द्रव्य का नाम निर्माण होता है। अच्छा, कोशिका विभाजन में का कार्य कौन करता है? सेंट्रोसोम। अच्छा, हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम कोशिका के किस अंग में पाया जाता है? लाइसोसोम, जिसको जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी पर कितना ग्राम ग्लूकोज का निर्माण होता है? 1 ग्राम। अच्छा, इस पूरे साइकिल का खोज कौन किया था? ऊर्जा निर्माण के जो साइकिल था उसको क्रेब्स नामक वैज्ञानिक, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो अब लिखो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर है उसको देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो एक साइड लिख दो जंतु कोशिका और एक तरफ पादप कोशिका। एक तरफ जंतु कोशिका और एक तरफ पादप कोशिका। क्या पेन चेंज करके लिख रहा है क्या? उधर से आदान प्रदान कर रहा था इसलिए। अच्छा ठीक, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। देखो, तो जंतु कोशिका होता है वो सिंपली बात है जो आकार में क्या होगा? आकार में छोटा होगा, और ये आकार में क्या होता है? आकार में बड़ा होता है। इसको लिखते चलना है। जंतु कोशिका आकार में छोटा होगा और पादप कोशिका आकार में बड़ा होगा। आकार में एक छोटा होगा, एक आकार में बड़ा होगा। इसमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। सिर्फ जंतु कोशिका में वैक्यूल्स पाया जाता है। वैक्यूल्स पाया जाता है, इसमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। वैक्यूल्स नहीं पाया जाता। वैक्यूल्स पाया जाता है पादप जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। देखो, तो अगर जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है।
इसमें है ना, इसमें सेंट्रोसोम के जगह पर सेल प्लेट पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम के जगह पर पादप कोशिका में सेल प्लेट पाया जाएगा और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका का विभाजन करने का कार्य क्या करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। देखो उस दिन बताए थे सीलिया और फ्लेजला, सीलिया और फ्लेजला। देखो तो सीलिया और फ्लेजला किस में पाया जाता है? ये मूविंग सेल में पाया जाता है, यानी जो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करता है उसमें कौन सी पाया जाता है? सीलिया और फ्लेजला। लेकिन पेड़ पौधा में सीलिया और फ्लेजला नहीं पाया जाता है, लिखते चलना है। और फ्लेजला नहीं पाया जाता है, सीलिया और फ्लेजला इसमें नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सीलिया फ्लेजला नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लेजला पाया जाता है। सीलिया और फ्लेजला मूविंग सेल में देखने को मिलता है, सीलिया और फ्लेजला मूविंग सेल में देखने को मिलता है। हो गया? ठीक है। देखो तो अगर पादप मानव यानी जंतु कोशिका की आकार की बात किया जाए तो आकार में ये कैसा होता है? छोटा होता है और गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, ये बड़ा होता है और ये चौकोर होता है, ये चौकोर होता है। आकार में जंतु कोशिका कैसा तो होगा? तो आकार की दृष्टि से छोटा होगा और गोलाकार होगा, ये बड़ा होगा और चौकोर होता है। पादप कोशिका बड़ा होता है और चौकोर होता है। देखो उस दिन बताए थे जो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है। अच्छा कोशिका भित्ति किसका बना होता है? बताओ अभिषेक, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, जो कि मानव में पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है पादप सेल में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर है दोनों में, और अंतर होगा बहुत सारा है लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है। तो एक बार इसको पुनः देखेंगे। देखिए जंतु कोशिका आकार के हिसाब से छोटा होगा, गोलाकार होगा। ये पादप कोशिका आकार में बड़ा होता है और चौकोर होता है। वैक्यूल्स पाया जाता है, इसमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है, इसमें सेंट्रोसोम के जगह पर क्या पाया जाता है? सेल प्लेट पाया जाता है। सीलिया और फ्लेजला इसमें पाया जाता है, यानी ये मूविंग सेल में पाया जाता है। जैसे मानव का स्पर्म जो होता है उसमें सीलिया और फ्लेजला पाया जाता है, लेकिन सीलिया और फ्लेजला नहीं पाया जाता। कहाँ पे नहीं पाया जाता है? कोशिका में या पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति इसमें पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है और इसमें कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों, इसमें केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इतना ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो हो गया जो दोनों में अलग अलग पाया जाता है। लेकिन ऐसा भी तो होगा जो दोनों में कॉमन पाया जाता है, यानी जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है उसके बारे में लिखिएगा, स्टार लगा के लिखिएगा। वैसे कोशिकांग जो पादप तथा जंतु दोनों प्रकार के कोशिका में पाया जाता है।
वैसे कोशिकांग जो पादप तथा जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। वैसे कोशिकांग जो पादप तथा जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, पहला पे लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है जो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं तो सूत्रकणिका लिखा है उस दिन। हम क्या बात करता है, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा पर लिखना गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। तीसरा पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम। और पांचवा पे केंद्रक। पांचवा पे केंद्रक। ये जितना ये पांचों चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम और केंद्रक, ये पादप कोशिका तथा मानव कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है और केंद्रक। ये पांच चीज है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, उसके बाद लिखो तब केंद्रक। केंद्रक केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। उस दिन बताया था ना, कब किया था? 1831 में किया था केंद्रक की खोज। ठीक है, इसको ये बताए थे उस दिन, जो जेनेटिक गुण का क्या कहते हैं, इसको भंडार गृह कहा जाता है। यानी इसमें डीएनए, आरएनए वगैरह सब कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो सभी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है ना, वो कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। अनुवांशिकी गुण। अनुवांशिकी गुण। अनुवांशिकी गुण कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे? तो केंद्रक में। देखो, तो ये केंद्रक आखिरकार होता कहाँ पे है? देखो, यहाँ पे ये कोई सेल है। ठीक है, यहां पे होता है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम और लाइसोसोम। ठीक है, अब क्या करो, ये जो है क्या है? ये केंद्रक है। ठीक है ना, इस केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। अब इस केंद्रक को अलग निकालो। ठीक है, इसमें पाया जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, इसमें पाया जाता है
सोम पाया जाता है। इसी क्रोमोसोम को अगर एक क्रोमोसोम को तुम बाहर निकालो तो इसी में पाया जाएगा तुमको डीएनए और आरएनए। ये है क्या है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसी क्रोमोसोम में पाया जाता है डीएनए और आरएनए पाया जाता है। पहले यहां तक इमेज बनाना, यहां तक, हाँ हाँ लिखते ये कोशिका लिख देते हैं हम, कोशिका केंद्रक क्रोमोसोम, कोशिका केंद्रक क्रोमोसोम। हो गया, कितना लेट लगेगा? ठीक है, देखो तो ये जो क्रोमोसोम है इसका जो ये वाली जो भुजा होता है, ये वाली, ये छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है, इसको कहते हैं टेलोमियर। टेलोमियर, इसको टेलोमियर कहते हैं। और इसको जो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। इसको टेलोमियर कहते हैं, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये वाला बड़ी भुजा होता है, ठीक है। अब जैसे ही तुम एक क्रोमोसोम में से इसमें क्या करोगे, इसमें एक धागा नुमा होता है, इसे तुम निकालोगे, ठीक है ना। तो इसे जब निकालोगे तो ये वाला जो पार्ट जो खींचा हुआ तुमको डबल आकृति नुमा दिख रहा है, इसको कहते हैं डीएनए। इसको डीएनए कहते हैं। इसमें 10 एक डीएनए में जो होता है जीन्स में मानो देखो ये डीएनए है, ये वाले पार्ट को सिंगल को क्या कहेंगे, जीन कहते हैं। इस जीन, एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। 10 न्यूक्लियो, एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है और 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होता है 34 एंगस्ट्रॉन होता है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा ना। देखो तो सबसे पहले यहां समझो, केंद्रक है, एक कोई सेल है, इस सेल में से हम केंद्रक को निकालें। इस केंद्रक में पाया जाता है क्रोमोसोम पाया जाता है। इस क्रोमोसोम को हम बाहर निकालें। इस क्रोमोसोम के ऊपरी वाले ये जो पार्ट होता है इसको टेलोमियर कहते हैं, इसको सेंट्रोमियर, ये वाला पार्ट है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। इसी एक टेल से हम जब इसको आगे खींचते हैं, निकालते हैं, इसमें से एक धागा निकलता है डबल आकृति नुमा। हाँ, सेंट्रोमियर्स नहीं, क्रोमोसोम, ये पूरा क्रोमोसोम वाले। सेंट्रोमियर इस मध्य वाले पार्ट को कहते हैं, इसको टेल कहते हैं, लिखा समझो ना। तो इसमें से जब इसको खींचेंगे तो एक धागा डबल जाली आकृति नुमा निकलता है, ठीक है ना। तो इसी में होता है डीएनए। डीएनए में पाया जाता है क्या, जीन पाया जाता है। जीन ये वाले जो पार्ट हो गया, ये एक, इसको जीन कहते हैं। तो इस जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 200 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होता है। जिस कारण से एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉन हो गया। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। यहां पे देखो, अब हम केवल इसको क्रोमोसोम का इमेज बना के आगे समझाते हैं। यहां इसका देखो, इससे पहले समझ लो जो क्रोमोसोम आया कहां से। एक कोई सेल है,
सेल के अंदर केंद्र है, केंद्र में क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। उस क्रोमोसोम में से एगो को हम निकाल करके आगे इसमें से डीएनए आरएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड वगैरह, जीन वगैरह ये क्या है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा करके हम केवल एक क्रोमोसोम का इमेज बना के आगे बढ़े यहाँ से। तो क्रोमोसोम लिख करके डैश दो, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम लिख कर डैश दो स्टार लगा के, क्रोमोसोम, उसमें लिखना क्रोमोसोम की खोज, क्रोमोसोम की खोज 1842 में वाल्डेयर, 1882 में वाल्डेयर, सॉरी 82 नहीं, 1842 में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। उसके बाद लिखना क्रोमोसोम केंद्रक में पाया जाता है, क्रोमोसोम केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम केंद्रक में पाया जाता है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी या 46 होता है, 23 जोड़ा या 46, मानव में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा या 46 को होता है, 23 जोड़ा या 46 होता है, 23 एक जोड़ा में 2 होता है, यानी 23 जोड़ा हो गया या 46 हो गया। ठीक है, तो अब इमेज बनाते हैं क्रोमोसोम का। देखो ठीक है, इधर देखो इसको बनाना है, बनाते चलिए आप लोग साथ साथ। बनाते हैं, बना लिए। देखिए, तो इसमें से ये जो डीएनए है, डीएनए कई जीन के मिलाकर बना हुआ है, यानी ये कह सकते हैं जब जीन एक जगह सिकुड़ेगा तो किसका निर्माण करता है, डीएनए का निर्माण करेगा। जैसे ये एक कोई जीन है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये जीन है। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये हो गया न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। इस एक जीन में कितना न्यूक्लियोटाइड, यानी 200 के मध्य दूरी 34 एंगस्ट्रॉन
एक के मध्य दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये डीएनए में है। ठीक है, ये यहाँ तक ये डीएनए मान लो। अब इसको देखो, तो डीएनए होता है ना, वो डबल हेलिक्स होता है, यानी दोनों तरफ से घिरा होता है। लेकिन जो आरएनए होता है, ये आरएनए होता है ना, ये सिंगल हेलिक्स होता है, यानी एक तरफ से ये घिरा नहीं होता, ये होता है आरएनए। अब ये डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो ये डीएनए आरएनए, कई जीन के मिलने से क्या निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है। यानी कई जीन जब एक जगह सिकुड़ेगा, एक जगह होगा तो डीएनए। जब ये डीएनए का एक साइड वाला हेलिक्स यानी लाइन हटा देते हैं तो क्या बनता है, आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, तो लिखिएगा, हाँ लिखिए, ये नहीं बनाए हैं, अच्छा ये बना लीजिए, पहले लिखाते हैं, उतना छोड़ करके लिखिएगा आगे। जब जीन एक जगह सिकुड़ जाता है तो डीएनए का निर्माण करता है। जब जीन एक जगह सिकुड़ जाता है तो डीएनए का निर्माण करता है। हो गया। उसके बाद लिखिएगा, जेनेटिक गुण जीन में पाया जाता है। जेनेटिक गुण जीन में पाया जाता है। जेनेटिक गुण जीन में पाया जाता है। उसके बाद लिखिए, जीन की खोज जीन की खोज 1909 में जोहानसन जीन की खोज 1909 में जोहानसन ने किया था। जोहानसन, जीन की खोज 1909 में जोहानसन ने किया था। उसके बाद लिखिएगा, एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। न्यूक्लियोटाइड, एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, जिसके मध्य, ऐसे लिखो, क्या लिखे हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। उसके बाद लिखिए, एक जीन के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉन, एक जीन के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी पाई जाती है। एक जीन के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी पाई जाती है। ठीक है, देखो इधर देखो, जैसे ये जीन है, इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है, 10। इसमें से हम एक न्यूक्लियोटाइड को निकाल लेते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड को अगर निकालते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार की संरचना से मिलकर बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार की संरचना से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी एक न्यूक्लियोटाइड में 4 प्रकार का होगा। पहला ऊपर वाले को कहते हैं एडेनिन, उसके बाद कहते हैं थाइमिन, उसके बाद गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमिन के मध्य
डबल बॉन्ड होता है। एडेनिन और थाइमीन के मध्य डबल बॉन्ड होता है और गुआनिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड में 4 तरह का चीज पाया जाता है, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन, यानी ATGC। AT को एक साथ, AT के साथ है डबल बॉन्ड और GC के साथ है ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, तो इसको समझ गए। लिखिएगा, एक न्यूक्लियोटाइड में 4 प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। 4 प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। पहला पे एडेनिन, दूसरा पे थाइमीन, तीसरा पे गुआनिन और चौथा पे साइटोसिन। एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन, एक न्यूक्लियोटाइड में ये चारों चीज पाया जाता है। एडेनिन और थाइमीन के मध्य डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन ये क्या होता है, तो एक ही जीन के जो न्यूक्लियोटाइड होता है, हर न्यूक्लियोटाइड में 4 चीज पाया जाता है, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है। एडेनिन और थाइमीन के मध्य डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही अगर पूछता है DNA को RNA में बदलने के लिए, यही थाइमीन के जगह पर अगर तुम यूरेसिन डाल देगा तो वो DNA डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, RNA में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, RNA में चारों नहीं होता है, नहीं 3 को होता है। देखो, ये तीनों सेम होता है, लेकिन ये थाइमीन के जगह पर यूरेसिन पाया जाता है, यूरेसिन, बस यही बात है और कुछ नहीं है। ये तो होता है 4 को, तो उसमें भी होता है, लेकिन ये थाइमीन के जगह पर यूरेसिन, जैसे तुम यूरेसिन डाल देगा ना थाइमीन के जगह पर, तो वो डायरेक्टली क्या है, RNA में कन्वर्ट, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। DNA से अगर RNA बनाता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अगर RNA से DNA बनाता है तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और DNA से DNA तो उसको रिप्लिकेशन कहते हैं, या RNA से RNA बनाएगा तो उसको रिप्लिकेशन कहते हैं। हिंदी नहीं, बस वही क्या हिंदी। उसके बाद लिखो DNA। अब देखो यहां तक समझ में आ गया, जो जीन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है ना, कई जीन मिलकर DNA का निर्माण करता है। DNA सिंगल होता है, हेलिक्स डबल हेलिक्स होता है, RNA सिंगल हेलिक्स होता है। तो अब यहाँ पे DNA लिख के रख दीजिए, DNA। इसको मिटा दें। लिखिए DNA की खोज, नहीं ऐसे खोज नहीं लिखो, ऐसे लिखो, DNA एक न्यूक्लिक एसिड है। DNA एक न्यूक्लिक एसिड, DNA एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है, जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए DNA कोशिका के केंद्र में
डीएनए कोशिका के केंद्र में धागे की तरह फैला रहता है। डीएनए कोशिका के केंद्र में धागे की तरह फैला रहता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिकी पदार्थ है जिसके माध्यम से माता पिता के गुण संतानों तक पहुंचती है। हो गया। इसके बाद लिखिए डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। कुछ इस तरह से, यानी घिरा रहता है दोनों तरफ से। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। लिखिएगा डीएनए का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में दिया था। डीएनए का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने कब दिया था? तो 1953 में दिया था। ठीक है, देखो डीएनए का जो मॉडल वाटसन और क्रिक दिया था, इसी के कारण इसे चिकित्सा के क्षेत्र में 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। लिखना इस बात को, जिस कारण से 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, जिस कारण से इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया। उन्नीस में इन्हें नोबेल प्राइज से दिया गया था। ठीक है ना। अब देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, डायऑक्सी लिखो इसको, डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। लिख लेना इस बात को, डायऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, देखो तो जो जंतु वगैरह का जो होता है, वो जो जीन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। लेकिन जो जितना भी वायरस है उस सब का जीन कहाँ पाया जाएगा? तो आरएनए में पाया जाता है। वायरस वगैरह जितना भी सूक्ष्म जीव है उस सब का डीएनए जीन आरएनए में पाया जाता है, लेकिन मानव का जीन कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। इस बात को लिखिएगा मानव का जीन डीएनए में, परंतु वायरस का जीन आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में पाया जाता है। देखो तो डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। देखो अगर कोई सिंगल से बनता है तो नहीं, पोली मतलब क्या होता है? अनेक।
तो डीएनए में तो कई जीन है और एक जीन में कई न्यूक्लियोटाइड है, इसीलिए डीएनए को क्या कहा जाता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। लिखिएगा, डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, ये बात तो बता ही दिए। डीएनए के अंदर जीन होता है, कई जीन, और एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, उसके मध्य की दूरी क्या है ये भी है, जैसे 10 का 34 एंगस्ट्रॉन है, एक का होगा 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डीएनए को किस प्रकार से कैसे बांटा गया उसमें देखिएगा। तो डीएनए लिख करके बनाइएगा, जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाते चलिएगा। डीएनए इसको 2 पार्ट में बांट देना है। एक साइड लिखिएगा न्यूक्लियोटाइड, एक साइड लिखिएगा फॉस्फेट। देखिए, तो डीएनए तो ये हो गया, क्या हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो होगा ही। इसमें लिखिएगा न्यूक्लियोटाइड, इसमें लिखिएगा फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट से और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। इसमें जो ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक साइड होता है शुगर शुगर बेस्ड होता है न्यूक्लियोटाइड, एक साइड होता है नाइट्रोजन बेस्ड न्यूक्लियोटाइड। पानी लाओ थोड़ा। देखो, इसमें होता है शुगर बेस, एक होता है नाइट्रोजन बेस। ठीक है ना। तो इस शुगर बेस में ये होता है 2 प्रकार का एसिड होता है। एक होता है डीएनए वाला डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एक होता है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ये डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है ना। यानी इसको कह सकते हैं डाइऑक्सी लिखते चलना है राइबोज शुगर, और इसको सीधे रख लेंगे राइबोज शुगर। डाइऑक्सी राइबोज शुगर, एक होता है राइबोज शुगर। इसमें देखना, इसका जो होता है ना ये वाला पार्ट जो एक क्या बताए थे, न्यूक्लियोटाइड में होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, तो किसके किसके बीच डबल बॉन्ड होता है? ए और टी के। तो इसको नाइट्रोजन बेस को 2 पार्ट में बांटना है। देख लो, किसके किसके बीच डबल बॉन्ड? या एडेनिन होगा, एक होगा थाइमिन होगा, और उसके बाद क्या बचेगा? गुआनिन, ये होगा साइटोसिन। देखो, तो इसके बीच इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड। देखो, तो नाइट्रोजन बेस पे जो होगा वो होगा एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, इसी थाइमिन के जगह पर अगर हम यूरेसिन रखते हैं तो ये बदल जाएगा आरएनए में। ये किस में बदलेगा? तो आरएनए में। नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है। शुगर बेस में डीएनए होगा डाइऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए राइबोज शुगर, सीधे इसको राइबोज शुगर कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप बनाइएगा, इसको इस डायग्राम को। टाइम कितना हो गया? बस डीएनए को खत्म करके छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आरएनए वगैरह ये पढ़ेंगे।
हो गया। यानी डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। उस आधार पर इसको दो भाग में, एक फॉस्फेट होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड में शुगर बेस न्यूक्लियोटाइड होगा और नाइट्रोजन बेस होगा, ठीक है। इस शुगर बेस में डीएनए आरएनए होता है, यानी डाइऑक्सी राइबोज शुगर होगा और एक राइबोज शुगर होगा, डाइऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर, ठीक है ना। इस नाइट्रोजन बेस में होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है। और इसी थाइमिन को अगर हम यूरेसिन से चेंज करते हैं तो वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। लिख लीजिएगा इस लाइन को, अगर हम थाइमिन के जगह पर, अगर हम थाइमिन के जगह पर यूरेसिन को रखते हैं, अगर हम थाइमिन के जगह पर यूरेसिन को रखते हैं तो डीएनए आरएनए में परिवर्तित हो जाता है, तो डीएनए आरएनए में परिवर्तित हो जाता है। हो गया। इसके बाद आरएनए लिख के रख दीजिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो तो इसमें भी देखो, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड होगा, इसमें भी जीन होगा, लेकिन वो जीन क्या होगा, सिंगल हेलिक्स होगा। आरएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स होता है। तो इसमें भी तो ये पाया जाता है ना न्यूक्लियोटाइड, तो इसमें भी 4 पाया जाता है, एडेनिन, एडेनिन के बाद यूरेसिन थाइमिन की जगह पर, उसके बाद ग्वानिन, चौथा में साइटोसिन, ठीक है। ये यूरेसिन को अगर हम यहाँ पर थाइमिन डाल दें तो ये डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और डीएनए में थाइमिन यहाँ पर यूरेसिन तो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। आरएनए कैसा होता है तो सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है। इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे और